हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट न्यूज है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट से रिलेटेड। सो ये रिपोर्ट रिलीज की है SDSN ने। SDSN क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। सो इस रिपोर्ट के हिसाब से डिफरेंट कंट्रीज को रैंकिंग दी गई है और ये रैंकिंग इस बेसिस पर दी गई है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कंटेक्स्ट में उनकी प्रोग्रेस क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टोटल 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं और 2030 तक ये अचीव करने हैं। सो ये जो रिपोर्ट है वो रिलीज की है UNSDSN यानी यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। और इस रिपोर्ट के हिसाब से फर्स्ट पोजीशन पर है फिनलैंड और पहली बार है कि कोई नॉर्डिक कंट्री, फिनलैंड एक नॉर्डिक नेशन है, सो पहली बार है कि कोई नॉर्डिक कंट्री इस SDG इंडेक्स पर टॉप पोजीशन पर है। सो ऑब्वियसली ये आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरी बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कंटेक्स्ट में रिसेंटली नीति आयोग ने भी एक रिपोर्ट रिलीज की थी। नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स रिलीज की थी और इस इंडेक्स के हिसाब से केरला टॉप पोजीशन पर है और बिहार बॉटम पोजीशन पर है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। सो इस रिपोर्ट के हिसाब से ये तो होगी टॉप पोजीशन, लेकिन अगर टॉप गेनर्स यानी जिन्होंने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाया है उनमें टॉप 3 कंट्रीज हैं। फर्स्ट है बांग्लादेश, सेकंड कंट्री है अफगानिस्तान और थर्ड कंट्री है कोट डी आइवरी। सो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किसने दिखाया है तो आंसर होगा बांग्लादेश। और अगर आपसे पूछी जाए कि ओवरऑल टॉप पोजीशन किसने हासिल की है तो वो है फिनलैंड। इंडिया की बात करें तो 2021 की इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का स्कोर है 60.07। सो ये इंडिया का स्कोर है 60.07 और इंडिया की रैंकिंग है 120 आउट ऑफ 165 कंट्रीज। सो ये देख सकते हो आप, इंडिया का ग्राफ है। हमने यहाँ पर ये 50 से शुरू किया था और अब हमारा स्कोर है अप्रोक्सीमेटली 60.07। नेक्स्ट है नाटो से रिलेटेड। सो कल के करंट अफेयर्स सेशन में हमने डिस्कस किया था कि नाटो की समिट हुई थी। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सो रिसेंटली जो समिट हुई थी उसमें नाटो ने चाइना को एक ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज डिक्लेयर किया है। इसमें 2 पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो किस ग्रुप ने चाइना को एक ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज डिक्लेयर किया है? तो आंसर होगा नाटो। दूसरा पॉसिबल क्वेश्चन ये बन सकता है कि नाटो ने रिसेंटली किस कंट्री को एक ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज डिक्लेयर किया है? सो आंसर होगा चाइना। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि नाटो के फोकस में एक ड्रास्टिक और सिग्निफिकेंट चेंज है। कैसे? नाटो का जो मेन फोकस था वो था रशिया, यानी ये रशिया के काउंटर में बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन थी। अभी नाटो का ये कहना कि चाइना एक ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज है, सो ये शिफ्ट ऑफ फोकस दिखाता है। रिसेंटली चाइना की बात करें तो चाइना न्यूज में था 17+1 इनिशिएटिव के कारण, इसके अलावा चाइना न्यूज में था 3 चाइल्ड पॉलिसी के कारण और चाइना न्यूज में था झुरोंग रोवर के कारण। नाटो की बात करें तो ये 30 देशों का एक अलायंस है। कमेंट बॉक्स में बताइए किस ऑर्गेनाइजेशन को इनफॉर्मली एशियन नाटो बोला जाता है। एक हिंट मैं दे देता हूं आपको, उस ऑर्गेनाइजेशन को एशियन आर्क ऑफ डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है MSME सेक्टर से रिलेटेड। सो गवर्नमेंट ने MSME के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया है। MSME का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सो अब उनको रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। एक है पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर और दूसरा है आधार नंबर। MSME मिनिस्टर की बात करें तो वो है मिस्टर नितिन गडकरी और प्रेजेंट में वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के भी मिनिस्टर हैं। MSME सेक्टर की सिग्निफिकेंस की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, यानी MSME सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है और ये अपने देश में 120 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। और ओवरऑल अगर एक्सपोर्ट में MSME सेक्टर का कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जो ओवरऑल 100% एक्सपोर्ट्स होते हैं उसमें से 45% कंट्रीब्यूशन MSME सेक्टर का है। इसके अलावा रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने भी MSME सेक्टर के रिवाइवल के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था और इस इनिशिएटिव का नाम है RAMP रैम्प प्रोग्राम। कमेंट बॉक्स में बताइए रैम्प का फुल फॉर्म क्या है। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि यूजुअली जब टेस्ट लिया जाता है तो उसके पीछे जो आंसर्स हैं वो जानबूझकर नहीं दिखाए जाते। क्यों? रिवीजन, अगर आपको किसी भी चीज का रिवीजन करना है, करंट अफेयर्स नहीं, किसी भी चीज का अगर आपको रिवीजन करना है तो मेक श्योर आप अपना शोर्स है वो सेम ही रखें। अगर आप
हर रिवीजन में शोज चेंज करोगे तो आपका रिवीजन उतना इफेक्टिव नहीं होगा। सो मेक श्योर कि आप जो मेन शोज, आपका जो बेस शोज है, उसी से आप रिवाइज करो। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आप उन्हीं से रिवाइज करिए, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेकर सेव किया है तो उन्हीं से रिवाइज करिए। अगर आप बार बार कंटेंट चेंज करोगे ना तो इट विल बी जस्ट ए वेस्ट ऑफ टाइम। सो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने नोट्स से ही रिवीजन करें, क्योंकि जो भी टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं, कहीं ना कहीं आपके नोट्स में ही उनका आंसर लिखा हुआ है। कंडीशन ये है कि आप अपने नोट्स को कितना प्रॉपरली रिवाइज करते हो। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया और यूके की ट्रेड डील। सो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया और यूके ने एक ट्रेड डील साइन की है। यूके की बात करें तो रिसेंटली यूके इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि यूके G7 समिट का होस्ट था। इसके अलावा यूके न्यूज में था क्योंकि यूके ने CPTPP को ज्वाइन करने की इंटेंशन दिखाई थी। CPTPP क्या है? ये है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। सो ये है CPTPP, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। एक्चुअली ये पहले TPP था, बाद में जब यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने डिसाइड किया कि यूएस से इसका पार्ट नहीं होगा, तो यूएस के विड्रॉल के बाद इसको रीनिगोशिएट किया गया और बाद में ये बन गया CPTPP। सो अब इसमें टोटल 11 कंट्रीज हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना इसका मेंबर नहीं है। सो 11 में से 2 कंट्रीज नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं, दैट इज कनाडा और मैक्सिको। 2 कंट्रीज साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, दैट इज पेरू एंड चिले। और 2 हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और बाकी कंट्रीज हैं जापान, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई एंड सिंगापुर। सो एज यू कैन सी इसमें 2 सिग्निफिकेंट नेम्स नहीं है, एक है चाइना और दूसरा है साउथ कोरिया। नेक्स्ट है इंडिया स्टार्ट्स एक्सपोर्टिंग GI सर्टिफाइड जलगांव बनाना टू दुबई। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दुबई है वो UAE में है, जलगांव है वो महाराष्ट्र में है, और ये जलगांव बनाना है वो GI प्रोडक्ट है। GI क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। सो अब इन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाएगा। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि काफी GI प्रोडक्ट्स को अब UK, US जैसी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो आप कल वाले सेशन को प्रॉपरली रिवाइज करिए, उसमें काफी प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं GI टैग से रिलेटेड। नाउ बनाना प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड का लीडिंग बनाना प्रोड्यूसर है और अप्रोक्सीमेटली ग्लोबल आउटपुट का 25% इंडिया में प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा जलगांव डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसको बनाना सिटी ऑफ महाराष्ट्र के नाम से भी जानते हैं। UAE की बात करें तो जो IPL है, इंडियन प्रीमियर लीग, उसका पेंडिंग टूर्नामेंट है वो भी अब UAE में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। GI टैग की बात करें तो ये वैलिड होता है 10 इयर्स के लिए, उसके बाद ये रिन्यू होता है और GI टैग दिया जाता है GI ऑफ गुड्स एक्ट के तहत। ये 1999 का एक्ट है। इसके अलावा रिसेंटली GI के कंटेक्स्ट में इंडिया और पाकिस्तान भी न्यूज में थे, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज ने यूरोपियन यूनियन में बासमती राइस के लिए GI टैग की डिमांड की है। एक्चुअली पहले इंडिया ने क्लेम किया था और उसके बाद पाकिस्तान ने काउंटर पिटीशन फाइल की थी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट्स AEFI पैनल कंफर्म्स फर्स्ट डेथ आफ्टर कोविड-19 वैक्सीनेशन इन इंडिया। सो इसमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ये AEFI पैनल। सो AEFI का फुल फॉर्म क्या है? एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। मतलब क्या है इस चीज का कि इम्यूनाइजेशन के बाद यानी वैक्सीनेशन के बाद उसका क्या एडवर्स इंपैक्ट हो सकता है, इसके लिए एक पैनल बनाया गया है और रिसेंटली इस पैनल ने कंफर्म किया है कि कोविड-19 की वैक्सीन के बाद एक इंसान की डेथ हुई है। अगेन यहाँ पर पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ये एक्सेप्शनल सिनेरियोज हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने पेरेंट्स को जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेट करवाइए। नेक्स्ट है यूनेस्को से रिलेटेड। सो यूनेस्को ने साइंस रिपोर्ट रिलीज की है और इस रिपोर्ट का टाइटल है रेस अगेंस्ट टाइम फॉर स्मार्टर डेवलपमेंट। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट बात है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये रिपोर्ट रिलीज की है यूनेस्को ने। सेकंड थिंग ये है कि ये रिपोर्ट वंस इन ए 5 years रिलीज की जाती है। सो ये एनुअल पब्लिकेशन नहीं है, ये वंस इन ए 5 years रिलीज की जाती है और इसका टाइटल था रेस अगेंस्ट टाइम फॉर स्मार्टर डेवलपमेंट। नेक्स्ट है डेमोक्रेसीज 11 इनिशिएटिव। सो एक्चुअली हुआ क्या है कि रिसेंटली G7 कंट्रीज की समिट थी जिसको यूके ने होस्ट करवाया था और वहां पर एक जॉइंट स्टेटमेंट साइन की गई थी। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि G7 में इंडिया मेंबर नहीं है, लेकिन एज ए गेस्ट इंडिया इनवाइट किया गया था। सो वहां पर एक स्टेटमेंट साइन की गई थी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से रिलेटेड कि ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को
प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। ऑनलाइन का मतलब है इंटरनेट फ्रीडम, और इस स्टेटमेंट को साइन किया है G7 के 7 कंट्रीज ने, साउथ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने। सो 7 कंट्रीज ये हैं और 4 कंट्रीज ये हैं। इस तरीके से ये 11 कंट्रीज हैं और इसी को नाम दिया गया है डेमोक्रेसीज 11। अच्छा, इसी के कंटेक्स्ट में एक और टर्म भी है D10। ये है 10 नेशंस का एक ग्रुप। ये प्रपोज किया गया था यूके के द्वारा टू काउंटर चाइना, इनफैक्ट टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी, यानी कि चाइना पर 5G टेक्नोलॉजी के लिए डिपेंडेंसी को कम करने के लिए ये D10 ग्रुप प्रपोज किया गया था। ये डेमोक्रेसीज 11 ग्रुप है, वो इंटरनेट फ्रीडम से रिलेटेड है। सो ये 4 कंट्रीज एज ए गेस्ट इनवाइट की गई थी। ये 7 कंट्रीज G7 का मेंबर है। ये 7 कंट्रीज G7 की मेंबर है। सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स। अब कवर करते हैं इंपोर्टेंट न्यूज इवेंट्स। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, न्यू सेफर्ड। अमेजोन के मालिक जेफ बेजोस की एक स्पेस कंपनी है। कंपनी का नाम है ब्लू ओरिजिन और इस कंपनी का रॉकेट सिस्टम है न्यू सेफर्ड। रिसेंटली ये न्यूज में था क्योंकि इस रॉकेट से कंपनी लोगों को स्पेस टूरिज्म करवाएगी और रिसेंटली इसी के लिए ऑक्शन करवाया गया था और उसी की ऑक्शन के तहत फर्स्ट सीट है वो बुक कर ली गई है। सो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है न्यू सेफर्ड क्या है। सो ये एक रॉकेट सिस्टम है, ये ब्लू ओरिजिन नाम की कंपनी का रॉकेट सिस्टम है जो कि जेफ बेजोस की कंपनी है। सो ये सेफर्ड नाम स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये न्यू सेफर्ड नाम रखा गया है एलन सेफर्ड के नाम पर। एलन सेफर्ड कौन थे? वो पहले अमेरिकन थे जो स्पेस में गए थे। नेक्स्ट है ग्लोबल विंड डे। सो ये था 15 जून को। इसके अलावा 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटांसेस के तौर पर मनाया गया। रेमिटांसेस क्या होते हैं? जो इंडियंस किसी दूसरी कंट्री में काम करने के लिए जाते हैं और वहां से जब वो पैसा इंडिया वापस भेजते हैं तो इसको रेमिटांस बोला जाएगा। जैसे कि आपके ब्रदर सिस्टर मान लीजिए यूएसए में काम करने गए हैं और वहां पर जो उनको सैलरी मिलती है वो इंडिया वापस भेजते हैं। सो ये इंडिया के लिए रेमिटांस है। नेक्स्ट है वाइवा टेक। सो ये स्टार्टअप कंपनीज की एक समिट थी और ये यूरोप की स्टार्टअप कंपनीज और डिजिटल कंपनीज की एक वन ऑफ द लार्जेस्ट समिट थी और ये 2016 में फर्स्ट टाइम आयोजित करवाई गई थी और हर साल ये पेरिस में आयोजित करवाई जाती है। इस बार की इस समिट में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी इसको एड्रेस किया था एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर। स्टार्टअप के कंटेक्स्ट में रिसेंटली एक और इनिशिएटिव न्यूज में था। ये इनिशिएटिव है तेलंगाना सरकार का और इनिशिएटिव का नाम है TAIM। व्हाट इज TAIM? इट इज तेलंगाना। AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि तेलंगाना ने 2020 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर भी मनाया था। अब इस TAIM ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इनिशिएटिव का नाम है REVV। अब इस इनिशिएटिव की मदद से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में स्टार्टअप्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट है IBEX। सो ये नासा की एक सैटेलाइट है और नासा USA की स्पेस एजेंसी है। रिसेंटली ये क्यों न्यूज में थी? क्योंकि साइंटिस्ट ने पहली बार सोलर सिस्टम और इंटरस्टेलर स्पेस के बीच की जो बाउंड्री है उसका एक 3D मैप तैयार किया है। यानी कि पहली बार हेलियोस्फीयर की बाउंड्री का 3D मैप तैयार किया गया है। और ये मैप कैसे तैयार किया गया है? ये IBEX सैटेलाइट के द्वारा जो डाटा दिया गया है उससे ये मैप तैयार किया गया है। IBEX सैटेलाइट कहाँ की है? ये नासा की एक सैटेलाइट है। नासा USA की स्पेस एजेंसी है। लास्ट है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। सो इस इनिशिएटिव का मेन पर्पस है कि आपको सस्ते दाम पर, अफोर्डेबल दाम पर क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन दी जाए। रिसेंटली ये इनिशिएटिव न्यूज में था क्योंकि सरकार ने अब इन सेंटर्स की संख्या को बढ़ा दिया है। अब 2024 तक ऐसे 10,000 सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में है? सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज इवेंट्स। नाउ गेट रेडी फॉर द टेस्ट एंड रिवीजन। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।